Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. So you all know we have started a new series for your upcoming Coast Guard Assistant Commandant 2025 exam in which we are going to prepare for your written exam stage 1, and here is your first video and the topic is ratio and proportion. Now what is ratio? तो आप लोगों ने कभी ना कभी रेशियो के बारे में सुना होगा। हमने प्रीवियस क्लासेस में स्कूल वगैरह में हमने इसके क्वेश्चंस भी सोल्व करे हैं। रेशियो क्या होता है? तो रेशियो होता है कंपैरिजन, और हमको पता है कि कंपैरिजन होता है हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजों में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर मैंने बड़ी लाइन ड्रॉ करी तो इन दोनों के बीच में कुछ कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि हाँ, एक लाइन छोटी होगी और एक लाइन बड़ी होगी। अगर मैं सीधी सिंपल ये एक लाइन खींच दूं, तो अब हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? है ना? तो हमको कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए? दो या दो से ज्यादा। अब जैसे एक में लाइन तीसरी भी ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये सबसे लंबी, फिर ये दूसरे नंबर, और ये पर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है हमारा रेशियो। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ मैथ्स में रेशियो जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये होगी आपके लिए कि जो रेशियो होता है वो हम किसका याद रखते हैं? हमेशा सेम क्वांटिटीज का रेशियो रखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सपोज इस बॉक्स की जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, वो कितना है, 20 लीटर्स का इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अब इस 20 लीटर के बॉक्स में मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल 15 लीटर मिल्क रखा, और 5 लीटर मैंने इसमें क्या करा, पानी रखा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से मिल्क और वाटर का जो मैं रेशियो निकालूंगा तो वो कितना होगा मेरा, 15:5। ठीक है, और अगर मैं इसी को आगे सोल्व करूं तो हम लोगों को पता है रेशियो सोल्व करने का तरीका होता है जिसे हम फ्रैक्शन में बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब 3:1, मतलब 3 लीटर दूध के ऊपर 1 लीटर मैंने इस मिक्सचर में क्या लिया है, पानी लिया है। क्लियर है क्या? 3 लीटर दूध के ऊपर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया। अगर 6 लीटर दूध होगा तो 2 लीटर पानी होगा, 9 लीटर दूध होगा तो 3 लीटर पानी होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको जो रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 3:1 रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रेशियो के हमारे टाइप्स, दो तरह का रेशियो देखने को मिलता है। एक होता है डायरेक्ट रेशियो, एक होता है इनडायरेक्ट रेशियो। अब जो डायरेक्ट रेशियो होता है, डायरेक्ट रेशियो के अंदर क्या होता है, अगर क्वांटिटी ए है और क्वांटिटी बी है, ठीक है, अब अगर मैं ए को बढ़ा रहा हूं तो बी भी बढ़ेगा, और अगर मैंने ए को कम करा तो बी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल समझना, अगर मैं 10 लेबर्स को बिठाता हूँ, ठीक है, डॉल्स बनाने के लिए, सपोज अगर एक लेबर एक डॉल बनाता है, तो 10 लेबर कितने डॉल्स बनाएंगे, 10। क्लियर है? अगर मैंने 20 बंदों को बिठाया तो क्या होगा, मेरे पास बनने वाली डॉल्स भी कितनी होंगी, 20। अगर मैंने 5 को बिठाया तो बनने वाली डॉल्स भी कितनी होंगी, 5। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डायरेक्टली बढ़ रही है, और अगर मैं कम कर रहा हूँ तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, प्रोपोर्शनली कम हो रही है। इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो। अब अगर मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट रेशियो की, तो इनडायरेक्ट रेशियो में क्या होता है, अगर मैं क्वांटिटी ए को बढ़ाऊंगा, क्या होता है समझेंगे। अगर मैं क्वांटिटी ए को बढ़ाऊंगा तो बी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और अगर मैं ए को घटाऊंगा तो बी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे समझते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर मैं बताता हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल कितना, 20 kg वीट, गेहूं है, अनाज है। अब इस 10 किलो गेहूं को या 10 किलो अनाज को मैं कहूँ 10 आदमी खाते हैं, ठीक है, इस 20 किलो आटे को 10% जो है खा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जो 10% इस 20 किलो आटे को 10 दिन में खत्म कर दिया उन्होंने। क्लियर है? क्या कर दिया, 10 दिन में खत्म कर दिया। अब अगर यहीं पर मैं पर्सन को क्या कर दूं, कम कर दूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर 5 ही पर्सन को बिठाऊं खाना खाने,
तो ये खाना जो होगा वो 10 दिन से ज्यादा चलेगा, 20 दिन तक चलेगा, हाँ या ना? ठीक है। और अगर सेम यहीं पर मैं, अगर कितने को, अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह 20 पर्सन को, 20 लोगों को अगर मैं बिठाऊं खाना खिलाने, तो आप समझेंगे कि सर ये जो खाना होगा वो 5 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर पता है कि अगर मैं पर्सन बढ़ा रहा हूँ तो दिन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, मैं पर्सन घटा रहा हूँ तो दिन बढ़ रहा है। सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रेशियो। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड क्या होता है आपका? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन जो होता है, इसको बेसिक अगर मैं समझाऊं, तो ये रिलेशन बताता है या ये कंपैरिजन बताता है रेशियो का रेशियो से। क्या करता है? रेशियो का रेशियो के साथ ये कंपैरिजन बताता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रपोर्शन बोल देते हैं। जैसे समझना, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2/6, या फिर मैं लिखता हूँ 2:6, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4:12। क्या लिख रहा हूँ मैं? 4:12। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर कितना होगा? सॉल्व करेंगे 1:3। यहाँ पर 4 1 4, 4 3 12, तो 1:3 ये भी है। ठीक है। और 1:3 ये भी है। दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है, बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसको शो करेंगे इस साइन से। इसको हम क्या बोल देते हैं? प्रपोर्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रपोर्शन बोल देते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। रेशियो भी आप लोगों को समझ में आया है ना? और हमने और क्या करा? प्रपोर्शन भी अच्छे से पढ़ा। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। देखते हैं क्या है। द बस फेयर बिटवीन टू सिटीज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 11:18। द मेन फेयर वॉज 550 एंड देन द इंक्रीमेंट इन द फेयर। अच्छा, ओके, फाइंड करना है हमको कितना बढ़ा। देखो क्या हो रहा था। एक सिटी थी ए और एक सिटी थी बी। ए से बी तक कोई बस जा रही थी, तो पहले उसने कितने रुपए लिए? 11 रुपए अगर वो ले रही थी, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। और अभी उसने कितना कर दिया? 18 कर दिया। ठीक है। पहले वो 11 ले रही थी और अभी उसने कितना कर दिया? 18 कर दिया। टोटल कितने यूनिट बढ़ा है? तो हमको पता है कि सर टोटल कितने यूनिट बढ़ा है? 7 यूनिट यहाँ पर हमारा क्या बढ़ा है? इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 यूनिट का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, और अब हमको यहाँ पर उसने बोला है कि ये जो बेस फेयर था 11, इसकी जो वैल्यू है वो कितना है? 550। ठीक है। उसने बोला है कि 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 550। तो यहाँ से मुझे 1 यूनिट की वैल्यू क्या चाहिए? तो मैं इस 550 में 11 का डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 50। तो बेसिक जो था मेरा, अब 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 50 है। अब अगर सेम में यहाँ पर 18 यूनिट है और ओके, ठीक है। अब बड़ी कितनी यूनिट है? 7। 7 यूनिट बड़ी है, और हमको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 50 है। तो 7 × 50 हम करेंगे, कितना हो जाएगा? 350। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 350 का हुआ है, जब आपका आंसर ए हो जाए। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन के। दूसरा टाइप यहाँ पर आप समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखें। What number should be added to 7, 17, 22 and 47 so that all number will be in same proportion? सारे के सारे सेम प्रोपोर्शन में कैसे रहेंगे? ओके, देखो, सेम प्रोपोर्शन में क्या होता है? हमको पता है कि अगर x का रेशियो y के साथ है, ठीक है, तो वही रेशियो इधर a का b के साथ होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे सेम प्रोपोर्शन में। अब ऐसे क्वेश्चन को बेसिक अगर मैं, हम पुराने पुराने हमारे मेथड से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये होगा 7 में x प्लस करो, फिर 17 में x प्लस करो, फिर इक्वल्स टू 22 प्लस एक्स, फिर 47 प्लस एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर सोल्व करो। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हमको क्या करना है? अब ध्यान रखें, इसको हम करेंगे स्मार्टली ऑप्शंस की मदद से। सबसे पहले हम उठाते हैं 1। 7 + 1, 17 + 1 इक्वल्स टू 22 + 1, 47 + 1। सोल्व कर दो। 8/18, 23/49। तो यहाँ पर तो ये 4/9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ सोल्व नहीं हो रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, 3 की। ठीक है। 3, 7 + 3, 17 + 3 इक्वल्स टू 22 + 3/47 + 3।
देखते हैं, 10/20, 25/50, 1/2, 1/2। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शनल, देखो ये वाला जो टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ से आपके हर बार, चाहे एफकेट हुआ, चाहे कोस्ट गार्ड हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और ध्यान रखने वाली बात ये भी है, हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए हैं क्लास में, ये थोड़े से हाई लेवल के ही लिए। तो आप लोगों को ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इतना हाई लेवल का, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो अब जब हम हाई लेवल का प्रैक्टिस करेंगे तो जो एग्जाम का लेवल है हम वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस शीट आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शनल क्या होता है समझना। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि अगर मैं बोलूं x का जो रेशियो है y के साथ, वही रेशियो अगर a का b के साथ होगा तो हम क्या बोलेंगे कि सेम प्रोपोर्शन में है। यहाँ पर जो y और a है, इनको हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म्स। ठीक है, और जो आपका x और b है, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। तो इन्हीं बेसिस पे चार तरह के क्या होते हैं आपके प्रोपोर्शन होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, जो कि आप लोगों को पता है एक्स होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी पड़ता है, जैसे एक्स का रेशियो अगर 5 के साथ है, ठीक है, एक्स का रेशियो किसके साथ है? 5 के साथ है। और अगर वही रेशियो 4 का किसके साथ है? 10 के साथ है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर आपको या फिर वो सीधा बोल देगा फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 5, 4 एंड 10। तो क्या करेंगे, हमको पता है फर्स्ट प्रोपोर्शन कुछ नहीं एक्स है, तो x/5 इक्वल्स टू 4/5। सोल्व करो, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 2 वन जा 2। एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर आपका 2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 2। ये होता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, जो कि बहुत ही इजी है। दूसरा होता है मीन प्रोपोर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन प्रोपोर्शन समझेंगे, अगर मैं बोलूं x, ओके, अगर मैं बोलता हूं a और c का जो मीन प्रोपोर्शन है वो कौन है? b। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं देखना, a का जो रेशियो होगा b के साथ, वही रेशियो b का होना चाहिए c के साथ, तभी हम क्या बोलेंगे इसको, मीन प्रोपोर्शन। सॉल्व करने का तरीका, a/b इक्वल्स टू b/c। b की वैल्यू हमको चाहिए तो b² इक्वल्स टू ac, या फिर b की वैल्यू स्क्वायर रूट ac। क्लियर? जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, मैं बोलता हूँ आप मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालिए 9 एंड 25 का। तो 9 का जो रेशियो x के साथ होगा, वही रेशियो x का किसके साथ होगा? 25 के साथ। x² इक्वल्स टू 9 इंटू 25। x की जो वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर रूट 9 इंटू 25। यहाँ से 9 से 3 बाहर आएगा, 25 से 5, और आंसर आपका क्या हो जाएगा? 50। तो ये होता है आपका मीन प्रोपोर्शन, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा √a/c। क्लियर है? अब होता है थर्ड प्रोपोर्शन, जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना, कैसे करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन को। थर्ड प्रोपोर्शन समझ लो, अगर मैं बोलता हूँ ए बी दोनों का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो कौन है? सी है। तो इसका मतलब क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन कौन है यहाँ पर? बी है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? सी। फर्स्ट प्रोपोर्शन ए। तो ए का जो रेशियो बी के साथ होगा, वही रेशियो बी का सी के साथ होगा, लेकिन हमको यहाँ पे सी की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा a/b इक्वल्स टू b/c। सी मुझे इधर चाहिए, b² अपॉन a। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया? थर्ड वाले का, b² अपॉन a। क्वेश्चन सोल्व करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन के ऊपर। अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों से, ठीक है, कि मुझे
9 एंड 15 का क्या चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शन। तो निकालते हैं, 9 का जो रेशियो 15 के साथ होगा वही रेशियो 15 का क्या होगा, x के साथ। 9/15 इक्वल्स टू 15/x। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15। क्लियर, 3 1 3, 3 5 15। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी 25। तो ये जो 25 होगा यही इनका क्या होगा, मीन प्रपोर्शन होगा, सॉरी थर्ड प्रपोर्शन होगा। क्लियर है, दोनों चीजें समझ में आई आप लोगों को। फोर्थ प्रपोर्शन और फर्स्ट प्रपोर्शन आपका सेम होता है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं बोलता हूँ 2 का रेशियो 6 के साथ जो है वही रेशियो वही रेशियो आपका 4 का किसके साथ होगा। तो ये जो x हो गया फोर्थ प्रपोर्शन हो गया। सोल्व करने का सीधा तरीका 4/x, 2 1 2, 3 3 4 x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 12। क्लियर हुआ, ये आपके होते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। अब हम शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन सोल्व करना। सबसे पहला पूछा है मीन प्रपोर्शन, जो कि हम अभी ऊपर करके आए हैं। √9 × 25, यहाँ से 3 बाहर आएगा, 25 का 5 बाहर आएगा, 3 5 15 आपका आंसर। क्लियर। सेकंड, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 15। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से जो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, कि 9 और 15 का थर्ड प्रपोर्शन चाहिए। तो 9 का जो रेशियो 15 के साथ होगा वही रेशियो 15 का किसके साथ होगा, x के साथ। तो 9/15 इक्वल्स टू 15/x। ये हो गया 3 5, 3 1 3, 5 x की वैल्यू यहाँ पर होगी 25। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना। रेशियो बिटवीन मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4.8, जिसपे भी हैशटैग लगा हुआ है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही करना है। एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 0.4 एंड 2.4 विल बी। देखिए यहाँ पर इसका भी रेशियो निकालना है और इसका भी रेशियो निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे मीन प्रोपोर्शन का रेशियो, फिर इधर हम निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शन कैसे होगा देखेंगे। हमको पता है 4.8 इंटू 10.8। क्लियर। अब यहाँ तक इस क्वेश्चन में सोल्व कैसे करें। तो जब भी ऐसे आपको स्क्वायर रूट का काम हो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हो, इसका सबसे सिंपल तरीका होता है इनको फैक्टर्स में डिवाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले दोनों के डेसिमल हटा देता हूँ। ये हो जाएगा 48/10, ये हो जाएगा 108/10। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, मैंने एक 10 क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, 1/10। अंदर बचा 48 इंटू 108। ठीक है, समझो 1/10 एज इट इज। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा हमको क्या करना है देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 × 4 48 को, है ना। वो 108 को मैं लिख सकता हूँ 12 × 9, 12 9 108। यहाँ पर देखो 4, तो 1/10 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, और दो 12 है तो दोनों 12 का एक 12 बाहर आ जाएगा। इधर कितना बचा, 3 2 6, 12 6 72/10, मतलब 7.2। ये हो गया मीन प्रोपोर्शन। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन वही 0.4 का जो रेशियो 2.4 के साथ होगा वही रेशियो 2.4 का x के साथ होगा। तो 0.4 अपॉन 2.4 इक्वल्स टू 2.4/x। x ऊपर गया, 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 अपॉन 0.4। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 4 1 4, 4 6 24। सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 24, बचा 2, 6 2 12 और 2 14। ये रहा। तो हमारे पास जो मीन प्रोपोर्शन आया वो कितना हुआ 14.4, और थर्ड प्रोपोर्शन हुआ आपका 7.2। क्वेश्चन क्या था, मीन प्रोपोर्शन का रेशियो निकालना है। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको सीक्वेंस का। इनसे पूछा है मीन प्रोपोर्शन का रेशियो थर्ड प्रोपोर्शन से, है ना। तो सॉरी ये थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन कितना है 7.2, इसका रेशियो हमको चाहिए 14.4 से 1:2। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। दो नंबर, two numbers are in the ratio 5:4. The sum of those numbers is 180.
what will be the smaller number? ओके, यहाँ पर हमको दिया है दो नंबर। अब ध्यान रखना, जब भी रेशियो से ऐसे नंबर से पूछे तो कंप्लीट नंबर जो होगा वो इस रेशियो को प्लस करके होगा। तो जैसे एक नंबर 5x होगा और एक नंबर मैंने मान लिया 4x होगा, ठीक है। अब इस 5x और इस 4x को अगर मैं प्लस करूं, कितना हो रहा है 9x, तो जो टोटल सम है वो कितना है 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 180 बाई 9, ये हो जाएगा 20। x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर आपका 20। हमसे पूछा है स्मॉलर नंबर, तो 5 और 4 में से छोटा कौन है 4। 4 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 80। क्लियर? Okay, next question. Two numbers are in the ratio of 3:5. By adding 6 in both, the ratio becomes 2/3. Most important question, as it is question एग्जाम में आते हैं, समझना। कोई नंबर है जिनका रेशियो क्या है 3:5 है। सपोज अगर एक नंबर में 3x लेता हूँ, दूसरा नंबर मैंने क्या ले लिया 5x, और अगर मैं दोनों में क्या कर देता हूँ 6 प्लस कर देता हूँ, तो मेरा जो रेशियो है वो क्या बन जाता है 2:3। समझो, 3x प्लस इसमें भी मैंने 6 प्लस करा, 5x इसमें भी मैंने 6 प्लस करा, तो जो रेशियो था वो कितना हो गया 2/3 हो गया। सिंपल, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 3, 2 इंटू 5x प्लस 6, ये हो जाएगा 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 10x प्लस 12। एक्स एक्स वाली डिजिट एक तरफ, 18 माइनस 12 इक्वल्स टू 10x माइनस 9x। इधर हुआ x, इधर बचा 6। x की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 6। पूछा क्या हमसे, फाइंड द नंबर्स। बिल्कुल सही। नंबर कैसे निकालेंगे, 3x और 5x मल्टीप्लाई कर दो। x की वैल्यू हमारे पास कितना है 6 है, तो 3 इंटू 6 कितना होगा 18। 3 इंटू 5 क्या होगा हमारा, सॉरी 3 इंटू 6 क्या होगा हमारे पास 30। क्लियर? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इसको। 4/7 ऑफ p इज इक्वल्स टू 12/7 ऑफ q। आप लोगों को यहाँ पर एक वर्ड आ रहा होगा ऑफ, तो मैथमेटिक्स में जहां पर भी आपको ऑफ वर्ड दिखे, इसका मतलब आपको समझना है कि इसका मतलब होता है आपका सीधा सीधा मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है इसका, मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो यहाँ से आपसे पूछा है 4/7 ऑफ p इज इक्वल्स टू 12/14 ऑफ q। तो हमको फाइंड करना है p बाई q। क्लियर है? कोई बात नहीं, 4/7 इंटू p इक्वल्स टू 12/14 इंटू q। क्लियर? सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 6/7। तो ये हो गया 4/7 इंटू पी इक्वल्स टू 6/7 इंटू क्यू। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। इस क्यू को मैं इधर ले आता हूँ और 4 को इधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा p बाई क्यू इक्वल्स टू 6/4। सोल्व करेंगे 3/2, तो 3:2 हमारा क्या हो जाएगा, p और q का रेशियो होता है। इज इट क्लियर? ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर से देखो क्या लिखा है। ओके, यहाँ पर हमको दिया है 2a इक्वल्स टू 3b, है ना। समझो, 2a इक्वल्स टू कितना दिया है 3b, और इधर 3b इक्वल्स टू क्या दिया है 2c। देखना कैसे करें, हमको पहले निकालो a और b का रेशियो। a अपॉन b कितना हो जाएगा 3:2। यहाँ पर b बाय c कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, मैंने c को इधर कर दिया और 3 को इधर कर दिया। ठीक है, यहाँ से मुझे पता है a:b कितना हो रहा है 3:2, और b:c कितना हो रहा है 2:3। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है, आप लोगों को समझना है। ठीक है, और याद रखना है, यहाँ से अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, समझना। हमको लिखना है ए बी रेशियो सी। सबसे पहले लिखो ए और बी का जो रेशियो कितना है 3:2। फिर हम लिखो बी और सी का जो रेशियो 2:3। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ वाला नंबर यहाँ लिखना है 2, यहाँ वाला नंबर यहाँ लिखना है 2। क्लियर? अब
अब हमको कुछ नहीं करना है, we will simply multiply 3 2s are 6 is to 2 2s are 4 and 3 2s are 6 और सिंपल कर सकते हैं 2 सॉरी 3 is to 2 is to 3 2 की टेबल से मैंने सबको कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 3 is to 2 is to 3। इसको यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हो आप, और यहाँ पर भी देखो 2 हर लाइन में अगर जो भी नंबर आपको सेम देगा उसको कैंसिल कर दो, 3 is to 2 is to 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में सीधा आता है कि बताओ ए और बी का जो रेशियो होगा वो 4:5 है, और बी और सी का जो रेशियो होगा वो 2:3 है। तो बताओ ए बी और सी तीनों का रेशियो क्या होगा। सीधा सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। सेम करना है आपको, ए इज टू बी इज टू सी, 4/5 2/3, यहाँ पर लिखो 5, यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 8 10 15, ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया। क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको समझना है, सर सारे अलग अलग नहीं है। अब इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कर दो, हम पहले बेसिक से चलते हैं। 3a इक्वल्स टू 4b, ए और बी का रेशियो कितना हो गया, 4:3। सेम 4b इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 5c, तो b बाय c कितना हो गया यहाँ से, 5/4, 5/4। क्लियर। वही करेंगे, a इज टू b इज टू c, 4/3 4/5, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, और यहाँ पर होगा आपका 5 3 जा 15। क्लियर। ओके वेट, b इज टू सी जो था वो था हमारा 5:4, माय बेड। तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर होगा 5, 5 4 जा 20, यहाँ पर होगा 15, और यहाँ पर होगा 3 4 जा 12, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। ओके नाउ टाइप 2। टाइप 2 कैसा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है 3 4 5, सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम लेंगे, तो 3 4 और 5 का जो मेरे पास एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60। अब सिंपली आपको क्या करना है, सबको एक एक करके डिवाइड करना है। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होगा 20, फिर 4 से करेंगे हमारे पास होगा 15, फिर 5 से करेंगे हमारे पास होगा 12। तो ये हमारा सीधा ऑप्शन। तो दोनों तरीके सिंपल है, दोनों इजी, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा समझना, आप थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इनको हम ध्यान से करेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल्स इज 7:6, and if 4 more boys join the group and 3 girls leave the group, then the ratio will be 4:3. Find the total number of boys and girls in the group at first. सबसे पहले हमको बताना है क्या थे लड़के और लड़कियों की रेशियो। ओके देखो क्या था, सबसे फर्स्ट में रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:6। हम मान लेते हैं पहले टोटल 7x बॉयज थे और 6x गर्ल्स थी। क्लियर है। ये 4 मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप, ओके, अगर 4 मोर बॉयज एंड 3 गर्ल्स लेफ्ट द ग्रुप, ओह 6x-3, ठीक है हियर। ओके लुक, देखो क्या होता है, अगर बॉयज में बढ़ रहा है तो बॉयज में बढ़ाना है ना, गर्ल्स में माइनस हो रहा है तो कम हो रहा है तो हमने -3 करा। सोल्व करने के बाद जो रेशियो है वो क्या है, तो द रेशियो विल बिकम 4/3। हमको चाहिए क्या, x की वैल्यू, बस और कुछ ध्यान नहीं देना। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 7x + 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6x-3 इंटू 4, ये हो गया 21x + 12, 4 6 जा 24 -12, ठीक है। x वाले डिजिट्स को एक तरफ करेंगे, 12, ये 12 इधर आएगा, +12 इक्वल्स टू 24 - 21x, 24 इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 8।
हमसे पूछा है टोटल, तो टोटल 7 और 6 अलग अलग थे, तो दोनों को प्लस कर लो। 7 और 6 कितना हो गया? 13। अब 13 में हमको क्या चाहिए? x, तो 13 इंटू 8 करेंगे, कितना हो जाएगा? 13 8 जा 104। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Students present in the ratio of 3:4:5 in three classes of a school. If 20 students were added into each class, the ratio will become 4:5:6. Find the total number of students present in the class at सेम क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। ओके, सो देखो इसमें क्या करना है हमको। अब यहाँ पर हमको बोला है कि पहले जो स्टूडेंट्स थे वो थे 3:4:5 में, है ना। फिर हमने क्या करा, तीनों सेक्शन में, तीनों क्लासेस में हमने क्या करा, 20-20 स्टूडेंट्स को बढ़ाया, और जो रेशियो था वो बना 5:4:6। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 3 रेशियो दिए हुए हैं अलग अलग, तो हम किन्हीं भी दो रेशियो से भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे 3:4 दिया हुआ है, सपोज 3x/4x, दोनों में हमने क्या बढ़ाया, 20-20 बढ़ाया, वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/5। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 20 × 5, 4x + 20 × 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 15x + 100, 16x + 80। यहाँ पर x की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो कितना होगी? 20। फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने होंगे? 5 and 4, 9 and 3 12। 12 × 20 करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 240। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एंड very very important question. In an selection process, the ratio of selected candidates to non-selected candidates was 3:1। ओके, सिलेक्टेड जो होंगे और नॉन सिलेक्टेड जो होंगे वो कितने हैं? 3:1 है। बहुत ध्यान से करना है इसको, बहुत सारा इसमें लैंग्वेज, सीधी बात है इसमें लैंग्वेज, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो घुमा दी है ना। देखते हैं। If 60 applications were rejected and 30 candidates were less selected than the, okay, less selected मतलब selected, okay, selected कितने टोटल? 3x, और नॉन सिलेक्टेड कितने टोटल? x। अगर मैं बोलूं 30 कम सिलेक्ट करें, तो जो नॉन सॉरी 30 बहुत ही कम सिलेक्ट करे हैं, तो जो सिलेक्टेड पर्सन होंगे उनकी जो सिलेक्टेड लोगों का नंबर क्या हो जाएगा? 3x - 30। ठीक है, लेकिन हमको क्या पता है कि 60 एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हुए हैं। देखो टोटल एप्लीकेशन कितने थे? 3x तो नॉन सिलेक्टेड और x नॉन सिलेक्टेड, तो टोटल एप्लीकेशन थे 4x। इस 4x में से 60 रिजेक्ट कर दिए। क्या हुआ है? इस 4x में से 60 रिजेक्ट कर दिए। ये हमारे पास अब टोटल एप्लीकेशन है, और इतने एप्लीकेशन में से सिलेक्टेड दिए हो गए, तो जो बचे होंगे वो कौन होंगे? नॉन सिलेक्टेड। हाँ या ना? समझना, यहाँ पर क्या था? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने थे? 3x, और नॉन सिलेक्टेड कितने थे? x। अब हमको पता है कि इनमें से हमने 30 कम कर दिया, जो कि हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो 60 एप्लीकेशन है वो ओवरऑल उसमें से भी कितने कम करें? हमने 60 कम करें, है ना। तो 4x में से 60 माइनस हो गए, तो ये मेरे पास बचे टोटल एप्लीकेशन जो कि वैलिड है, और इन वैलिड एप्लीकेशन में से इतने मैंने सिलेक्ट कर दिए, तो नॉन सिलेक्टेड कितने हो जाएंगे? नॉन सिलेक्टेड आपके क्या हो जाएंगे? इसमें से हम इसको माइनस कर दें। इसको ऐसे समझो कि सपोज 100 लोगों का क्या था? सिलेक्शन प्रोसेस थी, जिसमें से मुझे 80 लोगों को सिलेक्ट करना था और 20 को मुझे क्या करना था? नॉन सिलेक्ट। ये सिलेक्टेड थे और ये नॉन सिलेक्टेड। अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि इनमें से मैंने क्या करा, 20 जो फॉर्म्स थे, एप्लीकेशन थे, उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? 20 एप्लीकेशन को मैंने रिजेक्ट कर दिया। प्लस एक काम और मैंने क्या करा, एक काम मैंने ये करा कि सिलेक्टेड में से भी मैंने 20 कम कर दी, लेस। तो जो नया रेशियो होगा वो कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 80 में से 20 कितने बचे? 60। अब यहाँ पर क्या था समझो,
100 में से मैंने 20 तो रिजेक्ट कर दिए, तो बचे हुए फॉर्म कितने थे मेरे पास? 80 थे ना। अब इन 80 में से 60 तो सिलेक्टेड हो गए, तो नॉन सिलेक्टेड कितने बचे मेरे पास? 20। तो ये हो गया 20, तो रेशियो जो होगा वो कितना होगा? 3:1 का, है ना। बस यहीं पर आपको यहाँ करना है। ये थे सर टोटल फॉर्म, ये है आपका सिलेक्टेड। 4x माइनस 60 माइनस 3x माइनस 30, माइनस करेंगे 4x माइनस 60 माइनस 3x प्लस 30, यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो जाएगा -30। तो ये है मेरे पास जो कि फॉर्म नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो हमको पता है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशियो कैसे निकालेंगे? 3x माइनस 30 इक्वल्स टू x माइनस 30, और जो उसने बोला है फाइनल रेशियो कितना हो जाएगा? 5:1। तो यहाँ पर फाइनल रेशियो हो जाएगा आपका 5:1। सोल्व कर देंगे, इधर 3x माइनस 30, इधर 5x माइनस 150, 150 इधर गया, 3x इधर गया, मेरे पास बचेगा 150 माइनस 30 इक्वल्स टू 5x माइनस 3x। 2x इक्वल्स टू मेरे पास बचा 120, x की वैल्यू यहाँ से कितना हो गई? 60। आपसे क्या पूछा है? हाउ मेनी कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन द एग्जाम, टोटल कितने एनरोल हुए? तो अभी x की वैल्यू 60 है, टोटल एनरोलमेंट कितना था? 3x प्लस x, 4x। तो 4 इंटू 60 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 240 आंसर। क्लियर है? समझना। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमको दिया है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशियो, ये रहा है। सिलेक्टेड होंगे हमारे 3x और नॉन सिलेक्टेड होगा x। फिर हमको बोला है कि सिलेक्टेड में से 30 माइनस करना, हमने 30 माइनस कर दिया, है ना। फिर हमको क्या करना है? फिर हमको बोला है कि टोटल जो एप्लीकेशन थे उसमें से 60 क्या हो गए? रिजेक्ट हो, तो ये हमने 60 रिजेक्ट कर दिए। अब ये रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में से, रिजेक्टेड एप्लीकेशन में से इतने सिलेक्ट हो गए, तो नॉन सिलेक्ट इतने बचे। इन दोनों का रेशियो 5:1 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 60 आई, टोटल हमारे पास कितना था? 3:1 मतलब 4x। तो 4 इंटू 60 हम करेंगे, तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा 240, जो कि ऑप्शन ए। क्लियर? नाउ टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। A sum of money is to be divided into A, B and C in the ratio of 5:6:9, so that value of A's share is 540. Find the total money. देखो, A, B और C। A के पास 5 है, B के पास 6 और C के पास 9। हमको बोला है कि जो 5 है इसकी वैल्यू कितना है? 540। 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 450, सॉरी। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी मेरे पास? 90। हमसे पूछा है टोटल, टोटल कितना होगा? प्लस कर दो, 5 6 11, 11 और 9 20, और एक यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 20 इंटू 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ यू, वी एंड डब्ल्यू इज 8:7:13। इफ डब्ल्यू गेट्स 3384 मोर देन वी, फाइंड द यूज इनकम। देखो, डब्ल्यू जो है, यू है, वी है और डब्ल्यू है। इसके पास 8 7 और 13। डब्ल्यू को ज्यादा मिल रहा है वी से, कितना ज्यादा मिल रहा है? 6 ज्यादा मिल रहा है। क्लियर है क्या? डब्ल्यू के पास कितना है? 6 यूनिट ज्यादा है वी से, और इस 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है? 3384। तो यहाँ से मुझे 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो मैं 6 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ। 6 5 जा 30 बचा 6, 6 6 जा 36 बचा 2, 6 4 जा 24। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 564। अब यू की इनकम हमसे पूछी, 564 मल्टीप्लाई बाय 8। अब यहाँ पर मैं आपको एक डिजिट सम का रूल बताता हूँ, जो कि अक्सर ऐसी जगह आपको सॉल्यूशन करते टाइम पे और या मल्टीप्लाई वगैरह करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपको क्या करना है? इधर 8 है, 8 ही रखो। इधर इनको प्लस कर दो, 5 और 6 को प्लस करेंगे कितना होगा? 11, 11 और 5 कितना होगा? 15। ठीक है,
15, 15 में से फिर 5 और 1 को प्लस करो, कितना होगा 6, 6 का मल्टीप्लाई करो 8 से, कितना हो रहा है 6 8 जा 48, और 48 और इसको प्लस करो 8, 8 और 4 कितना हो रहा है आपका 12। बस अब आंसर में भी वही होगा जिसका सम 12 होगा। जैसे 4 4 8 3 11 और 2 13 गलत हो गया, 5 4 9 9 1 10 एंड 12 हो गया। ये हो गया आपका आंसर बी। इसको मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं, 8 4 जा 32 बचा 3, 8 6 जा 48 और 3 51 बचा 5, 8 5 जा 40 एंड 40। ये हो गया आपका आंसर। ये डिजिट सम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिवाइड करने में, स्क्वायर रूट निकालने में, हर जगह ये काम आता है आपके। ठीक है, समझ में आया कैसे करा? पहले इनको सबको प्लस करके सिंगल डिजिट लाना है ना, और इसको तो ऑलरेडी है तो सिंगल डिजिट में, फिर यहाँ पर भी आपको प्लस करके क्या करना है, सिंगल डिजिट लेना है। जैसे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, अब यहाँ पर 12 आ गया है, तो यहाँ पर भी 12 होगा, और अगर 12 होगा तो प्लस 1 प्लस 3 कर दो, तो ये भी 3 ये भी 3। क्लियर? ओके, थर्ड, rupees x is to be divided amongst a, b and c, that the ratio of a is to be 7 is to 12 and the ratio of b is to c is 8 if the difference between a and c's share is 2 and 4। ओके, देखो क्या करेंगे, a is to b कितना है 7 is to 12, b is to c कितना है, तो b is to c सर आपका 8 is to 5। क्या करा, 8 यहाँ पर 12 यहाँ पर। क्लियर? सोल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 4 4 और 6, फिर सोल्व कर सकते हैं 2 2 और 3, फिर 2 1 जा 2 2 1, फिर नहीं कर सकते सोल्व, तो ये आपका जो होगा वो कितना होगा 2 2 एंड 3, 2 2 एंड 3, 7 2 जा 14, 12 2 जा 24, 3 5 जा 15। क्लियर? हमको क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का शेयर कितना है, डिफरेंस हो रहा है 1 यूनिट, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है 214 है, कितना है 214 है। तो हमसे पूछा है टोटल सम ऑफ अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट हम देख सकते हैं यहाँ पर, तीनों को प्लस कर दो, 14 और 15 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनको प्लस करेंगे 4 4 8 एंड 5 13, फिर बचा 1 2 1 3 4 और 53 इंटू 2 1 4। सेम क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना हो रहा है 53, 5 और 3 कितना होगा यहाँ पर आपका 8। ओके, यहाँ पर होगा 3 और 4 7, 8 7 जा 56। ठीक है, 6 और 5 प्लस कर रहे हैं, कितना हो रहा है 11। ठीक है, कितना हो रहा है 11, और इसको भी सोल्व करेंगे, कितना हो गया 2। इसको भी यूनिट डिजिट में लेके आओ सबसे पहले, 1 एंड 1 2, 5 5 10 12, 12 और 2 सॉरी 12 एंड 6 आपका 18, 8 और एक 1 क्या हो रहा है 9, गलत हो गया, 14 15 एंड 16, जो कि फिर गलत हो गया, 2 इंटू 4, 4 एंड 4 8, 8 एंड 3 11, 1 प्लस 1 2 2, आपका सी आंसर। क्लियर है? आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइन बेस, जो कि अभी रिसेंटली 2 3 एग्जाम से, या 2 3 में अगर मैं बात करूँ 2 3 पिछली एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अ सम ऑफ अ मैन हैज अ सम ऑफ 640, उसके पास टोटल कितने रुपए हैं 640 रुपए, एंड इन द फॉर्म ऑफ 1 5 एंड 10 रुपी कॉइन्स, ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स हैव सेम नंबर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, टोटल मनी कितना है, टोटल है आपके पास 640, है ना, कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 5 रुपए के, और कुछ 10 रुपए। क्लियर? सारे सिक्के जो है वो क्या है, सेम अमाउंट में हमने बोल दिया, सारे के सारे क्या है एक्स है, तो 1x प्लस 5x प्लस 10x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 640 होना चाहिए, है ना। ऐसे ही करते हैं कि सर 1 रुपए के 10 सिक्के होंगे फॉर एग्जाम्पल, 5 रुपए के भी 10 सिक्के होंगे, और 10 रुपए के भी 10 सिक्के होंगे, तो ये हो गया 100 50 एंड 10 160 रुपीज, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है टोटल
ये हो गया 16x इक्वल्स टू 640। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आ रही है 640 अपॉन 16, सोल्व करेंगे 40। एक्स की वैल्यू कितना होगा यहाँ से 40। ओके, सेम अमाउंट बोला है ना, तीन तरह के सिक्के मतलब 40 सिक्के ये होंगे, 40 दिस वन एंड 40 दिस वन, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 द आंसर विल बी 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन सम ऑफ रुपीज 240 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 20 पैसे in the ratio of 5:6:8. Find the number of 20 paise coins in the bag. Okay. Now solve it. Pause the video and solve. Okay. इसको सोल्व करते हैं। अब बैग कंटेन देखो क्या बोला है 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे इन द रेशियो 5:6:8। फाइंड द नंबर ऑफ 20 पैसे coins. ओके देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो यहाँ तो आप इनको रुपीज में कन्वर्ट कर लो या फिर सबको पैसे में, तो हम क्या करते हैं सबको पैसे में, क्योंकि फ्रैक्शन हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हम जानते हैं 1 रुपीज में 100 पैसे, 100 पैसे 50 पैसे एंड 25 पैसे। मेरे पास कॉइन है, ये 5 है, ये 6 एंड ये 8 रेशियो में, ठीक है। एक्स एक्स एक्स, ये कितना हो गया 500 एक्स प्लस ये कितना हो गया आपका 300 एक्स प्लस ये हो गया आपका 200 एक्स। टोटल अगर मैं बात करूं कितना हो गया 1000 एक्स इक्वल्स टू सम कितना है टोटल मनी का 20 240, लेकिन हम इनको पैसे में गिन रहे हैं इसलिए 20 अलग। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगी मेरे पास 24। क्लियर है। हमसे पूछा है 25 पैसे कितने होंगे, 25 मतलब उनका रेशियो कितना 8x, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 24 करेंगे, 8 4 जा 32, यूनिट डिजिट 2, एक ही में, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ओके, ध्यान रखिए इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन में बोला है कॉइन्स है आपके पास, एक ₹1 का, एक 50 पैसे और एक 25 पैसे, और टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने 175 टोटल कॉइन्स है, प्लस जो अमाउंट है वो सेम है ना। समझेंगे कैसे करेंगे, सीधा सिंपल है, यहाँ पर समझो। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मुझे पता है कि अमाउंट सेम है, तो सपोज मैं अमाउंट ले लेता हूँ 10 रुपये, तो 10 रुपये का अमाउंट बनाने के लिए मुझे 1 रुपये के कितने सिक्के चाहिए 10, 50 पैसे के मुझे कितने सिक्कों की जरूरत लगेगी, तो मुझे लगेगी 20 की। वो 25 पैसों के मुझे कितने सिक्कों की जरूरत लगेगी 40 पैसों की। तो यहाँ से अगर मैं 10:20:40 इनका अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो ये होगा मेरे पास 1:2:4, जो कि हमेशा सेम होगा। ठीक है क्या, हमेशा ही ये क्या होगा हमारा सेम होगा। अब हमको बोला है कि टोटल सिक्के कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए, तो जो एक एक के सिक्के होंगे वो 4x सॉरी 25 4x प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू कितना है 175, 7x इक्वल्स टू 175, यहाँ से हुआ x की वैल्यू कितना है 25। इसका मतलब क्या है कि जो x वाला आपका अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना होगा 25, मतलब 25 रुपीज होंगे 1 रुपए के, 25 रुपीज होंगे 50 के, और 25 रुपीज होंगे आपके 25 पैसे वाले। तो टोटल मेरे पास अमाउंट कितना हो गया 25 प्लस 25 प्लस 25, तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 70। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट टाइप होगा, जिसमें हम बात करेंगे सैलरी और एक्सपेंडिचर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अविनाश मंथली सैलरी इज 50,000 एंड हिज, अब इसमें आपको ध्यान रखना है, समझना, सैलरी जो होती है उसमें से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास जो बचती है वो क्या बचती है, सेविंग्स बचती है ना। इस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं से हम सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। देखो सबसे पहले अविनाश मंथली सैलरी 50,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 18,000, राधा's मंथली सैलरी 60,000 एंड हर मंथली एक्सपेंडिचर इज 24,000। दोनों की सेविंग्स का रेशियो चाहिए। ओके, 50,000 में से इसने कितना खर्च कर दिया 18,000, ये उसकी एक्सपेंडिचर हो गया। राधा ने कितना कर दिया 60,000, इसमें से 24,000 ये उसका क्या हो गया एक्सपेंडिचर हो गया। बात करें हम सेविंग्स की, तो यहाँ पर जो सेविंग्स होंगी इसकी वो कितनी है 32,000, ठीक है।
और यहाँ पर जो सेविंग्स होंगी वो कितनी होंगी, यहाँ पर आपका 36,000, तीनों जीरो से जीरो, 32/36। सोल्व करेंगे 4 की टेबल से, 8:9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि 9:8। किसका बोला है, राधा का अविनाश से पूछा है, तो राधा और अविनाश का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 9:8। क्लियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम ऑफ P and Q are in the ratio of 4:7 and their expenditure are in the ratio of 3:7. If P saves 10,000 rupees and Q saves 7,000 rupees, find the income of P. यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखो दोनों के बारे में अलग अलग बातें हैं, समझेंगे क्या होता है। ओके, देखो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स, या फिर इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू देयर एक्सपेंडिचर, है ना। यहाँ पर सबसे पहले इनकम कितनी थी, इनकम थी 4x और 7x, है ना। सेविंग्स हमको पता है, एक्सपेंडिचर का रेशियो बाद में कितना हो गया, 3:7। सेविंग्स कितनी थी, 10,000 एंड 7,000। ओके, तो P की इनकम अपॉन Q की इनकम, P ने कितना बचाया 10,000, Q ने कितना बचाया 7,000, फिर रेशियो क्या हो गया 3:7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28x माइनस 70,000 इक्वल्स टू 21x माइनस 21,000, ठीक है। 28x माइनस 21x इक्वल्स टू माइनस 21,000 प्लस 70,000, ये होगा 7x इक्वल्स टू, इधर बचेगा 49x, सॉरी 49,000। x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास हो जाएगी 7,000। हमसे पूछा है p की वैल्यू, p की इनकम, p की इनकम थी 4 इंटू 7,000 करेंगे, कितना हो जाएगा आंसर आपका 28,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम होगा, जितेंद्र की जो इनकम होगी वो होगी 2800, ठीक है। और जो जितेंद्र की सेविंग्स होंगी वो होंगी 400। इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो होगा वो कितना होगा, 2400। क्लियर। यहाँ पर समझना कि हमको जो रेशियो दिया हुआ इनकम का वो कितना है, 4:7, मतलब 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है 2800। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे पास 700, और जब 1 यूनिट की वैल्यू 700 है तो 7 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास हो जाएगी 4900। ये हो गई नरेंद्र की इनकम, है ना। ये हो गया आपके पास नरेंद्र की इनकम। अब आगे बढ़ते हैं। हमको पता है एक्सपेंडिचर का रेशियो है 6:5, जहां पर 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2400 है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, वो होगी 400। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 5 यूनिट की कितना हो जाएगी, 5 इंटू 400 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000। ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गई इनकम। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमारे पास नरेंद्र की सेविंग आ जाएगी, जो कि है 2900, ऑप्शन ए। क्लियर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। The ratio of monthly income of A and B is to 4:5 and rate of the monthly expenditure is 3:8. If the income of A is equals to the expenditure of B, then what is the ratio of savings of A and B? Most important question, ध्यान रखें, इसे सोल्व करेंगे। देखो, इसमें छोटी सी ट्रिक होगी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, आपको हल्का सा दिमाग लगाना है। देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं इनकम, इनकम का रेशियो कितना है 4:5। इनकम में से हम क्या माइनस करते हैं, एक्सपेंडिचर। इनकम में से हम एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 3:8।
हमसे पूछा है सेविंग्स का रेशियो, क्या पूछा है उसने, और हमको एक बात उसने क्या बोली है, द इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। जो ए की इनकम है 4 वो बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल है, हाँ या ना। तो अब यहाँ पर हमको इक्वल नहीं दिख रही, तो इसको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। अब जब हमको पता है कि जब हम रेशियो में या फ्रैक्शन में, आपने देखा होगा जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होते हैं, अगर 2/3 में लिख रहा हूँ, अगर मैं ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तब मेरे पास होगा 4/6 जो कि मेरा फ्रैक्शन सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 और ये मेरे पास हो जाएगा 10। तो अभी इनकी जो इनकम का रेशियो है वो कितना, 8:10, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:8। क्लियर है। हमको क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग्स, तो 8 में से 3 गया 5 बचा, 10 में से 8 गया कितना बचा, 2 बचा। सेविंग्स का रेशियो हो जाएगा आपका 5:2। क्लियर। ये था हमारा आज का पहला वीडियो, जो कि था आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन का। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को, प्रैक्टिस के क्वेश्चन सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।